समुच्चय 1.3 आज हम करेंगे समुच्चय जिसे सेट्स भी कहा जाता है। पहला सवाल देखते हैं इसका। यदि A बराबर क्यू ए बी सी डी ई और बी के घटक ए सी डी ई एफ, सी के घटक बी डी, डी के घटक ए और ई, तो स्पष्ट करो कि क्या निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो कुछ कथन दिए हैं, हमें देखना है। पहला है सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि सी बी का उपसमुच्चय है। इसका अर्थ है सी के सभी घटक बी में होने चाहिए। सी के सभी घटक लिख लीजिए, आपको आसानी हो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। सी में क्या क्या है, बी और डी हमने लिख लिया। उसके बाद बी में क्या है, सी डी ई एफ, तो वो भी हमने सी डी ई एफ। आपको आसानी हो इसीलिए आप यहाँ पर दोबारा लिख लीजिए। अगर जिसको डायरेक्ट यहाँ से देख के आ जाता है वो यहाँ इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए आसानी हो इसीलिए मैं यहाँ इस तरह से लिख कर दिखा रही हूँ। तो सी के सारे घटक बी में होने चाहिए। अब सी में बी है तो इसमें भी बी है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, देखिए। और इसमें डी है तो देखिए इसमें डी है। अब ये बी जो है इसमें नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। और उसका कारण आप क्या लिख सकते हैं, ये असत्य क्यों है, क्योंकि बी के सारे घटक सी में नहीं है। समुच्चय सी के सभी घटक समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब बी है, यहाँ देखिए ये डी है लेकिन बी नहीं है। बी कहाँ नहीं है, बी कहाँ नहीं है, बी समुच्चय में। ये देखिए ये समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी में सी का कौन सा घटक नहीं है, बी, यह घटक नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिखा, बी यह घटक समुच्चय बी में नहीं है। इसलिए ये जो कथन है सी बी का उपसमुच्चय, इसे उपसमुच्चय का सिंबल कहा जाता है, संकेत कहा जाता है। ये उपसमुच्चय का संकेत है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण। ए उपसमुच्चय है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो फिर से यहाँ लिख लीजिए, जो ए में है सारे घटक लिख लीजिए। ए बराबर, ए में क्या क्या है, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई सारे घटक लिख लिए। उसके बाद डी के सारे घटक ए और ई, डी के सारे घटक ए और ई। अब ए के सभी घटक डी में होने चाहिए। ये कथन सत्य है या असत्य है। अब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन इसको ध्यान से देखें। इसका अर्थ क्या है, ए के सारे घटक डी में होने चाहिए। ए में इतने सारे घटक है, ए बी सी डी ई, तो डी में तो सारे घटक नहीं है इसके, ए के सिर्फ ए और ई ही है, तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा। जबकि यहाँ देख, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन डी के सारे घटक ए में है, लेकिन ए के सारे घटक डी में है क्या, नहीं है। इसलिए ये कथन असत्य माना जाएगा। यहाँ उल्टा दिया है, देखिए, ए के सारे घटक डी में नहीं है जबकि डी के सारे घटक ए में हैं। तो ऐसा हो सकता है डी इज़ अ सबसेट ऑफ ई, डी जो है ए का उपसमुच्चय है। यदि ऐसा होता तो ये सत्य होता, लेकिन ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी, यानी ए डी का उपसमुच्चय है, ये जो है वो असत्य है। तो इसका कारण हम क्या लिख सकते हैं कि असत्य। क्यों ये असत्य क्यों है, क्योंकि समुच्चय ए के
समुच्चय बी में डी में नहीं है, इसीलिए ये जो कथन है वो असत्य है। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा, D इज अ सबसेट ऑफ B। अब D में क्या है? D में जो भी होगा A और E, और B में क्या है? C D E F, C D E और F। तो D के सारे घटक B में होने चाहिए। अब D में A है, इसमें A है नहीं है, E है E है, ये दोनों हैं, लेकिन A जो है इसमें नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगी, ये कथन असत्य हो जाएगा। कारण वही लिखेंगे कि D के समुच्चय D के सभी घटक समुच्चय B में नहीं है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये जो A है, A यह घटक वह B में नहीं है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, A घटक B में नहीं है, समुच्चय B में नहीं है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अगला कथन देखते हैं हम, चौथा, D इज अ सबसेट ऑफ A। अब D में क्या है? A और E है, और A में क्या है? A B C D E, A B C D E। D के सारे घटक A में होने चाहिए। D में A है तो इसमें भी A है, E है तो इसमें भी E है। तो ये कथन जो है एकदम सत्य है, क्योंकि सारे घटक जो हैं जो D में है वो सारे A में हैं। तो ये कथन क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा। तो इसका कारण भी हम लिख सकते हैं कि क्यों ये कथन सत्य है, क्योंकि समुच्चय D के सभी घटक समुच्चय A में, समुच्चय यानी होता है सेट, समुच्चय A में हैं। अगला कथन देखते हैं हम, पांचवा भी कथन है, वो है B इज अ सबसेट ऑफ A। अब B में जो भी रहेगा लिख लीजिए। B में C D E F है, C D E F, A B C D E A में है, A B C D E, ये किस में है? A में है। अब B के सारे घटक A में हैं क्या? B के सारे C D E F, C C D E, लेकिन ये F घटक इसमें है क्या? A में F घटक जो है, F जो घटक है वह A में नहीं है। ध्यान से देखिए, ये F जो घटक है वह A में नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा असत्य। और इसका कारण हम लिख सकते हैं कि समुच्चय B के सभी घटक समुच्चय A में नहीं है, इसलिए ये कथन हो गया असत्य। अब एक छठा भी है, छठा है C इज अ सबसेट ऑफ
ए। तो सी के सभी घटक फिर से देख लीजिए, सी में है बी और डी, और ए में है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते, जो आपने यहाँ पर लिखा उसको एफ जो है वो अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए जो मैंने ऊपर आपको बताया वो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब सी के सारे घटक, यहाँ बी है, डी है, डी, दोनों जो है बी और डी यहाँ पर है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। और इसका कारण हम लिख सकते हैं समुच्चय सी के सभी घटक समुच्चय ए में हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब हम दूसरा सवाल भी देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल है 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय यानी उसको यूनिवर्सल सेट्स भी बोला जाता है, लेकर x तथा y वेन आकृति में दर्शाई। x तथा y वेन आकृति। अब हम नया सीखने जा रहे हैं, एक वेन आकृति। तो ये वेन आकृति क्या होती है, देखिए, वेन आकृति में दर्शाइए। तो अब हम इसे वेन आकृति में दर्शाने वाले हैं। नीचे जानकारी जो दी है उसके अनुसार x बराबर x, ऐसा कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, और ये प्राकृतिक संख्याएं 7 से बड़ी और 15 से छोटी हैं। ध्यान देना है, x एक प्राकृत संख्या है। हाँ, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, अनंत, जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते। और 15 से छोटी, लेकिन हमको यहाँ कितनी चाहिए, 7 से बड़ी और 15 से छोटी ही प्राकृत संख्या चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, y बराबर y क्या है, y भी एक प्राकृत संख्या है, y प्राकृत संख्या है, और यह 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो केवल 1 के पहाड़े में आती है और स्वयं उसी संख्या के पहाड़े में आती है। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ जो भी यहाँ पर दिया है उसको हल करते हैं। x बराबर जो दिया है, ये हल है, इसका हल करते हैं। x बराबर x नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कंडीशन क्या है, 7 से बड़ी, यानी 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 15 से छोटी है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। उसके बाद y क्या है, y भी प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो संख्याएं केवल 1 के पहाड़े में आती है और उसी संख्या में आती है, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2,
ये सम संख्या भी है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। संख्या 1 जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और संख्या 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, फिर 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, फिर 11, 13, फिर 17, 19, ये हो गई 20 तक की अभाज्य संख्या। अब इन संख्याओं को हमको वेन आकृति में दर्शाना। तो वेन आकृति में दर्शाने के लिए पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। थोड़े बॉक्स बड़े बनाइए ताकि जो आपके अंक हैं वो अच्छी तरह से आ जाएं। जैसे मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया। सबसे पहले मैं इसमें x दिखाती हूँ, ठीक है। तो x में जो भी दिया है x, ये हमको दिखाना है। ये वेन आकृति में ये दोनों चीज़ें दिखानी है। वेन आकृति किस तरह से बनानी है, उसके लिए इस बॉक्स के अंदर मैंने बना दिया एक गोला, ठीक है। अब ये गोला है x, इसे कहा जाएगा x। ये जो है x है, तो x के अंदर जो भी है, देखिए 8, 9, 10, 11, 12 जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सभी संख्याएं मैंने यहाँ पर ये इस गोले में लिख दी। फिर जो संख्याएं बचती हैं वो हो गई हमारे विश्व समुच्चय में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 से 20 तक की हमको सारी संख्या लिखनी है। तो यहाँ 8 है, 8 तो 1 है, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 यहाँ है, तो ये नहीं लिखना है। 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सारी संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम y दिखाएंगे। यहाँ पहली और दूसरा इस तरह से नंबर दिया है, इसलिए हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक दूसरा बॉक्स बनाती हूँ और दूसरे बॉक्स में y बनाती हूँ। y के लिए भी इसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ बॉक्स बनाया, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर y बनाइए। यहाँ ये गोला बनाया मैंने, इसको मैंने नाम दिया y। ये जो सर्कल है इसको नाम दिया y। और y के अंदर जो भी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ऐसे बड़ा सा गोला बनाइएगा। फिर उसके बाद जो संख्याएं बची हैं, देखिए 1 बचा, 2, 3 है यहाँ पे, 4, 5 है तो 6 लिखिए, 7 है, फिर 8 नहीं है 8, 9, 10, 11 है, फिर 12, 13, 14, 15 है यहाँ पर, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। तो इतनी संख्याएं हमको यहाँ पर लिखनी है। तो ये x और y इस तरह से हमने बना दिया। x के अंदर की संख्याएं और बची हुई जो संख्या है वो बाहर, y के अंदर की संख्याएं और बची हुई संख्याएं बाहर। तो ये u जो है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि विश्व समुच्चय। तो इस तरह से यदि अलग अलग पूछा गया तो ऐसे आपको आकृति बनाना है। लेकिन कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है x और y दर्शाइए, वहाँ पर पहला दूसरा नंबर नहीं दिया जाता। तो ऐसे में यदि एक साथ इनको दिखाना है, मान लीजिए इन दोनों को एक साथ दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? एक साथ दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ही बॉक्स के अंदर x और y दोनों दिखाने पड़ेंगे। तो वो कैसे दिखाएंगे हम? पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक x का सर्कल, एक y का सर्कल। इसको x नाम देंगे, इसको y नाम देंगे।
यदि ये एक साथ दिया है तो इस तरह से करना है, यदि इस तरह से अलग अलग दिया है तो आपको इसी तरह दिखाना है। यदि इसको नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से नहीं दिया और बताया गया कि x ये y ये दर्शाइए एक साथ, तो ऐसे करना है। तो अब सबसे पहले हमको देखना है x और y। यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 11 है 11 है 13 है 13 है, मतलब 11 और 13 जो है वो दोनों में है। तो इसीलिए उसको हमको क्या करना है, यहाँ 11 और 13 ये दोनों में है। ये पार्ट जो है y में भी है और x में भी है। तो वो जो डबल है, मतलब जो संख्या रिपीट हो रही हैं, जो कॉमन है, उसको इस वाले भाग में दिखाना है। तो 11 13 मैंने दिखा दिया। उसके बाद x में जो भी संख्या बची हुई है, जो भी बची हुई है 11 और 13 को छोड़कर जो बचा है 8 9 10 12 14 10 12 14 ये संख्याएं हमने लिख दी x में। उसी तरह से y में भी 11 और 13 को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं 2 3 5 7 फिर 17 और 19 ये संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब उसके बाद जो संख्याएं इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, वो संख्याएं हमको लिखनी है। अब देखिए 1 है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, 5 है 6 लिखिए, 7 है 8 है 9 है 10 11 12 13 14 और 15 नहीं है तो 15 लिखेंगे। बॉक्स के बाहर लिखेंगे, जो संख्याएं बची हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर लिखेंगे। 15 है, यहाँ 15 नहीं है तो 15 को लिखा, 16 नहीं है तो 16 को लिखा, और उसके बाद 17 है, 18 है, 18 यहाँ नहीं है, 19 है और 20 नहीं है तो 20 को लिख दिया। बॉक्स के बाहर जो संख्याएं हैं, तो ये पूरा हो गया विश्व समुच्चय आपका। यानी कि इन 1 से 20 तक की संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो x में है और कुछ संख्याएं कौन सी हैं जो y में है, लेकिन विश्व समुच्चय के अंदर x और y की सभी संख्याएं हैं। समझ में आया आपको? ये विश्व समुच्चय यानी क्या होता है, विश्व समुच्चय के अंदर x और y के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं हैं। यानी x में जो संख्या है वो, y में जो संख्या है वो, और जो बची हुई संख्या हमने बॉक्स के बाहर लिख दी। ये पूरा जो है वो विश्व समुच्चय है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली वेन आकृति ऐसे बनानी है। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ हमको वेन आकृति बनानी है। यहाँ भी U बराबर, U यानी यूनिवर्सल सेट, अभी मैंने आपको बताया विश्व समुच्चय 1 2 3 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 और 12। उसके बाद P बराबर दिया है 1 3 7 10। तो हमें जो भी दिया है, पहला क्या दिखाना है, पहला U P तथा P डैश, U P तथा P डैश, P डैश यानी पूरक समुच्चय वेन आकृति में दर्शाइए। ये पहली कंडीशन, वेन आकृति में दर्शाइए। और दूसरा कंडीशन क्या है उनका, दूसरा क्या सिद्ध करना है, P डैश डैश बराबर P का सत्यापन करना है हमें। तो यहाँ हल करते हैं हम इसको, हल U बराबर कितना है, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12। P बराबर क्या है, जो यहाँ दिया है पहले वो लिखे, 1 3 7 10। ठीक है। अब
पी डैश निकालिए पहले। पी डैश यानी कि ऐसी संख्याएं जो विश्व समुच्चय में हैं लेकिन पी के अंदर नहीं है, उसे पी डैश कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखिए 1, 3, 7, 10 को छोड़कर सारी संख्याएं हमको पी डैश में लिखनी पड़ेंगी। तो 1, 3, 7, 10 यहाँ है, 1, 3, 7, 10, तो 1 को छोड़ के 2 लिखते हैं हम, 2, 3 है यहाँ पर, तो 3 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 यहाँ नहीं है तो 8, और 9, 10 यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, 11 और 12। ये है पी डैश, यानी ये पूरक समुच्चय, इसे क्या कहा जाता है, पूरक समुच्चय। ऐसी संख्याएं जो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल है ना विश्व समुच्चय, विश्व समुच्चय में होनी चाहिए लेकिन पी में नहीं है, ऐसी संख्याएं हमने छांट कर निकाली। तो ये हो गया पी डैश। अब उसके बाद पी डैश डैश भी निकाल देते हैं, पी डैश डैश, इसको हम ये साबित करना है हमको ना, पी डैश डैश, तो इसको हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 1। तो अब पी डैश डैश, पी डैश डैश का मतलब क्या, ऐसी संख्याएं जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन पी डैश में नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 है, देखिए 2, 8, 8, फिर 9, 9, 11, 11, 12, 12। जो संख्याएं बची हुई हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के, सारी वो क्या है, पी डैश है। तो कौन सी संख्या बची जो गोले नहीं है, 1, 3, 7 और 10, इसे हम नंबर देते हैं 2। अब ये 1 है और ये 2 है, 1 तथा 2 से क्या सिद्ध होता है, देखिए p बराबर कितना है, p बराबर 1, 3, 7, 10, p डैश डैश कितना, 1, 3, 7, 10। तो हमारा ये जो कथन है वो सत्य हो गया, p डैश डैश बराबर p, p डैश डैश बराबर p, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसको वेन आकृति में दर्शाने के लिए फिर वही काम करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में हम ये सारी जो हमने ऊपर जानकारी निकाली वो सारी जानकारी इस तरह से वेन आकृति में बनाएंगे। से गोला बना लीजिए, इसको नाम देंगे हम P, ये राउंड को, ये सर्कल को P नाम देंगे। P में क्या क्या है, 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10। अब बाकी जो बची यूनिवर्सल सेट ये पूरा है। अब P डैश में क्या है, P डैश में है, P डैश में क्या आएगा, जो यहाँ देखिए 2, 8, 9, 11, 12, 2, 8, 9, 11 और 12, ये P डैश में हो गए। और ये बचे हुए ये क्या है, पूरा ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह से हमने ये वेन आकृति के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया।